Hi, now let's look at exercise 3.3 of exemplar chapter 3 obviously pair of linear equations. तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is for which value or values of lambda do the pair of linear equations this and this have no solution, infinitely many solutions या फिर यूनिक सॉल्यूशन. तो यहां पर हमें लॉजिक तो पता है, कंडीशंस क्या है. अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं यानी यूनिक सॉल्यूशन आता है. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन वी गेट नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस. और अगर तीनों रेशियोज बराबर हैं देन वी गेट कोइंसिडेंट लाइन, दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो अब हम यहां चेक करते हैं व्हाट इज द कंडीशन. ये तीनों रेशियोज में कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2. फाइन. तो a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में दैट इज लैम्डा, और a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में विच इज 1. तो a1 अपॉन a2 ये आ जाता है. नाउ b1 अपॉन b2 चेक करते हैं. b1 अपॉन b2 क्या है, y के कोएफिशिएंट्स यहां पर 1 है और यहां पर लैम्डा है, 1 अपॉन लैम्डा. ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो क्या है, दोनों कांस्टेंट टर्म राइट में है तो चलेगा. तो c1 अपॉन c2 आ जाता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईदर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी या फिर यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो फॉर नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द फर्स्ट कंडीशन दैट वी नीड टू चेक इज कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू should be equal to b1 upon b2, should be equal to b1 upon b2. बट इसके लिए क्या होता है, a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. ठीक है, तो अगर ये होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा. फिर हमें c1 upon c2 भी चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट फॉर a1 upon a2 एंड b1 upon b2. फाइन. तो a1 अपॉन a2 क्या है, लैम्डा अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन लैम्डा. तो पहले हम इनको दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं ताकि ये दो में से कोई एक केस बन जाए. तो ये कब होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू या तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी. तो एक वैल्यू पे नो सॉल्यूशन होगा और एक वैल्यू पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. देखते हैं कब क्या हो सकता है. ठीक है, चलो तो मैं पहला केस लेता हूं. लेट मी टेक द फर्स्ट केस 1 व्हेन लैम्डा इज +1. दो वैल्यूज आ रही है ना, लैम्डा +1 या फिर -1. तो लैम्डा की वैल्यू मैं +1 ले लेता हूं. ठीक है, अब अगर मैं +1 लेता हूं लैम्डा की वैल्यू तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1 अपॉन 1. ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1 अपॉन 1. व्हाट अबाउट c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 1. तो क्या हो गए, तीनों बराबर आ गए. तीनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगे. यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगे यहां पर हमारे पास. तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहा है, मतलब ये सेकेंड पार्ट आ रहा है. तो यहां पर जो सेकेंड पार्ट है वहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, +1 होनी चाहिए इस केस में. ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं. लेट्स लुक एट केस नंबर केस 2. केस 2 क्या, जब लैम्डा की वैल्यू -1 हो. दो लैम्डा की वैल्यू आई थी ना, a1 a2 b1 b2 को बराबर करने के लिए लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी. उनमें से एक वैल्यू पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दूसरी वैल्यू देख लेते हैं. अब अगर लैम्डा -1 है तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 यानी -1/1. b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन -1 यानी कि -1 अपॉन 1. व्हाट अबाउट c1 अपॉन c2, इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं. c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो लैम्डा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 अपॉन
1। तो यहां पर क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो होना ही था, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों -1 है लेकिन ये +1 है, तो यहां पे ये किस चीज की कंडीशन बन गई है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन गई है। देयरफॉर यहां से आएगा आपके पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन फर्स्ट केस था, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा लैम्डा इज -1। जब लैम्डा -1 है तो पहले दो रेशियोज बराबर हैं बट तीसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बारह बचता है थर्ड पार्ट विच इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन होती है। तो चलो ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 क्या है, लैम्डा अपॉन 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी 1, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट कर दो तो यहां से आ जाएगा लैम्डा इज नीदर +1 नॉर -1, जो कि हम यहां निकाल चुके थे एक्चुअली। ये दोनों बराबर कब होंगे, लैम्डा 1 पे या फिर -1 पे। तो बराबर कब नहीं होंगे, जब लैम्डा ना तो +1 हो ना ही -1 हो। तो यहां पर थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू ईदर +1 और -1। ये हमारे तीनों पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। ये केस बन रहा है किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। ये केस बन रहा है फॉर नो सॉल्यूशन और ये केस बन रहा है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। देख लो एक बार, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहां पर, फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी नो सॉल्यूशन के लिए तो कंडीशन वही है ना, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, यानी x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, यहां x का कोएफिशिएंट k है और यहां पर 12 है, तो ये हो जाएगा k बाय 12। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म्स। अब दोनों कांस्टेंट टर्म्स राइट में है तो चलेगा, ये हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। नाउ ये वाली कंडीशंस को पुट करके देखते हैं। ये वाली a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर वी हैव k बाय 12 शुड बी इक्वल टू 3 बाय k, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। ये कंडीशन है। तो मैं पहले इन दो रेशियोज की कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा k इंटू k स्क्वायर इज 12 इंटू 3 36, k स्क्वायर 36 के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो k की वैल्यू या तो +6 आएगी या फिर -6 आएगी, ठीक है। k इज इधर +6 और -6। तो अब अगेन मुझे ये चेक करना है कि k की +6 वैल्यू पे क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, या -6 वैल्यू पे बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो लेट मी मेक अगेन टू केसेस हियर। केस 1 that k is equal to +6 या फिर केस 2 that k is equal to -6। ये दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस k अगर +6 है तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 6 बाय 12, a1 अपॉन a2 हो जाएगा 6 बाय 12 जो कि है 1 बाय 2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 बाय 6, 3 बाय 6 जो कि अगेन 1 बाय 2 है। व्हाट अबाउट c1 अपॉन c2 क्या होगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 अपॉन 6, 3 बाय 6 इज 1 बाय 2। तो हुआ क्या यहां पर, ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोइंसिडेंट लाइंस की। इसका मतलब ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस केस इज रिजेक्टेड। मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो चाहिए था नो सॉल्यूशन, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं केस 2 जब k की वैल्यू -6 होगी। तो यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी -6 अपॉन 12, -6 अपॉन 12, ये रेशियो सिंप्लीफाई होके -1 बाय 2 बनेगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी
3 अपॉन के यानी -6, 3 अपॉन -6 सिंप्लीफाई होके ये भी -1/2 आएगा। तो ये दो तो बराबर आ गए, तो एक्सपेक्टेड था, वहीं से तो हमने के की वैल्यू निकाली थी। बस अब हमें चेक करना है C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 ये हो जाएगा -6 - 3 यानी कि -9 अपॉन k विच इज -6। तो माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा 3/2। तो यहां पर अब क्या निकल के आ रहा है मेरे पास यहां से निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये तो बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो कंडीशन है मेरे लिए कब आ रही है, व्हेन K इज इक्वल टू -6। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ K शुड बी इक्वल टू -6 एंड नॉट +6। +6 पे ये दो तो बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों C1/C2 के भी बराबर हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली व्हेन K इज इक्वल टू -6। ठीक है, देख लो एक बार, अच्छे से नोट कर लो एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर विच वैल्यूज ऑफ A and B will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तो कंडीशन हमें पता है ये वाली होती है, A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 शुड बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पर हम देख लेते हैं A1 अपॉन A2 क्या है, यानी x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या है। यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर क्या है A माइनस B। B1 अपॉन B2 चेक करें, वो क्या आएगा, यहां y का कोएफिशिएंट 2 होगा और यहां y का कोएफिशिएंट है A प्लस B। और वहीं अपन C1 अपॉन C2 चेक करें अगर, तो यहां C1 है 1 और यहां C2 है A प्लस B माइनस 2। तो ये मेरे पास दो वैल्यू, ये तीन रेशियोज आ जाते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये तीनों रेशियोज जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द थ्री रेशियोज टू बी इक्वल। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, पहले इन दोनों को इक्वल करता हूं, यानी 1 अपॉन A माइनस बी शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन A प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अब A प्लस बी इंटू 1 इज A प्लस बी, A माइनस बी इंटू 2 इज 2A माइनस 2B। ठीक है, तो 2A में से A कैंसिल आउट होगा, A बचेगा, 2B उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3B आ जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ रही है, 3 इंटू B आ जा रही है। क्या पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये दो रेशियोज भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास आएगा 2 अपॉन A प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू A प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू माइनस 2 इज -4 इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू 1 A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये A इधर आएगा, माइनस होगा, 2A माइनस A इज A, B इधर आएगा, माइनस होगा, 2B माइनस B इज प्लस B, और ये -4 को उधर ले जाओ, +4 बन गया। फाइन। अब एक काम करो, A की वैल्यू यहां पर 3B पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3B प्लस B इज इक्वल टू 4। तो 4B इज इक्वल टू 4 आ गया, यहां से हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ B कम्स आउट टू बी 1। और अगर B की वैल्यू 1 आ गई तो अब A की वैल्यू भी निकालनी थी ना, फॉर फॉर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो A की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से आ जाओ, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ B जो कि है 1। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 यहां पर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिकली ये कंडीशंस लगा के दो इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस बनी थी, एक ये वाली और एक ये वाली इक्वेशन। इन दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, A और B की वैल्यूज आ गई। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P इन 1 to 4। तो फर्स्ट से फोर्थ पार्ट में P की वैल्यू फाइंड करनी है और फिफ्थ पार्ट में P और Q दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं सच दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, वही कंडीशंस अप्लाई करनी है। पैरेलल बनाना है इन लाइंस को, तो पैरेलल बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, तो भाई करवाते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर
x का कोएफिशिएंट 3 है और यहां 6 है, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 कितना होगा, यहां y का कोएफिशिएंट -1 है और यहां -2 है, तो -1 अपॉन -2 ये हो जाएगा +1/2। तो ये दो देखो बराबर हो गए, बराबर होने चाहिए थे, बराबर हो भी गए। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म -5 है और यहां पर -p है, दोनों लेफ्ट में है तो एज इट इज उठा लेंगे, -5 अपॉन -p यानी कि 5/p। ठीक है, ये चीज है। अब आप चाहते हो क्या कि ये दोनों तो बराबर हो जाए, बराबर है भी, बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये जो है ना 5/p शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, ये होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा p शुड नॉट बी इक्वल टू 10। p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, कुछ और चलेगी। p की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12.5, 13/9, कुछ भी ऐसा फ्रैक्शन, नेगेटिव वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए। तो एनी वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 10, आंसर क्या होगा, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट +10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहां पर अगेन p की वैल्यू निकालनी है सच दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अगेन नो सॉल्यूशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली अब a1 a2 लिख देता हूं। a1 है -1, a2 कितना है, p शुड बी इक्वल टू, ये वाली कंडीशन लिखते हैं, b1 जो कि है p अपॉन b2 या आ रहा है -1 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी 1/1, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम ये वाली जो पहली दो हैं, ये दो रेशियोज को बराबर करते हैं, इक्वल होने चाहिए तो बराबर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 into -1 is 1 which is equal to p into p स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो तो p की वैल्यू या तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। p की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या दोनों वैल्यूज पे नो सोल्यूशन आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो दो केस बनाने पड़ेंगे फिर से, केस 1 when p is equal to +1, केस 2 when p is equal to -1। ठीक है, चल तो p अगर +1 है, p अगर +1 है तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, -1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 क्या होगा 1 अपॉन -1, वो भी -1 अपॉन 1 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 क्या है 1 अपॉन 1। तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो बराबर आ रहे हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वाली वैल्यू मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई कर रही है ना कंडीशन। वहीं अगर मैं p की वैल्यू -1 लेता हूं तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, -1 अपॉन -1 विच इज इफेक्टिवली +1, 1 अपॉन 1 माइनस साइन कैंसिल आउट। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन -1 अगेन 1/1 बन जाएगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। और c1 अपॉन c2 क्या है 1 अपॉन 1 है, तो इस केस में तो क्या हो गया, तीनों रेशियोज बराबर हो गए, तीनों रेशियोज बराबर हो गए, तो ये वाला केस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, अच्छा यहां पर ये करनी थी, ये है सॉरी, ये वाली कंडीशन फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो रही है और इस केस में तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे ये केस तो चाहिए नहीं था, मुझे नो सोल्यूशन चाहिए था, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ p इज +1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहां पर यही दो इक्वेशंस हैं, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको क्या चाहिए, द लाइंस रिप्रेजेंटेड आर इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। चलो वेरी गुड, ये फिर भी थोड़ा सा आसान रहता है, इसमें c1 c2 का झंझट नहीं रहता, हमें कांस्टेंट टर्म्स तो देखने ही नहीं होते हैं जब यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा हो। तो यूनिक सोल्यूशन में हम क्या चाहते हैं, ये वाली कंडीशन, बस x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू b के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां x का कोएफिशिएंट -3 है और यहां पर क्या है 2p, तो -3 अपॉन 2p शुड नॉट बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो विच इज +5 अपॉन -3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू -3 इज +9 विच शुड नॉट बी इक्वल टू 2p इंटू 5 यानी 10 इंटू p। तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 9/10, ये आ जाएगा।
p की वैल्यू 9/10 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगी। p की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलेगी। तो यहां पर जो आंसर मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 9/10। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहां पर क्या चाहिए हमें, अगेन यूनिक सोल्यूशन चाहिए। वेरी गुड, यूनिक सोल्यूशन सबसे सही होता है। x के कोएफिशिएंट का रेशियो देखो क्या है, 2/p। 2/p शुड नॉट बी इक्वल टू, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, शुड नॉट बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या है, कोएफिशिएंट्स 3 and -6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into -6 -12 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 into p। 3 से डिवाइड कर दो तो -4 शुड नॉट बी इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर सिंपली आ गई p शुड नॉट बी इक्वल टू -4। तो आंसर क्या लिखोगे, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -4। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, p -4 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पर। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें p और q दोनों की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, तो चलो यहां क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे आई हैव टू मेक श्योर ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, तीनों रेशियोज को बराबर करना है। तो a1/a2 देखते हैं, 2/2p हो जाएगा। 2/2p शुड बी इक्वल टू b1/b2 यानी 3/p शुड ऑल्सो बी इक्वल टू c1/c2 यानी कि 7/20। ओ अच्छा, ये देखो -q/y, भाई साहब ने क्या किया है, y का एक टर्म यहां लिखा हुआ है। देखो ये चीज तो देखी ही नहीं हमने, चलो अच्छा है अब दिख गई। तो y का कोएफिशिएंट सिर्फ p नहीं है यहां पर, इसको पहले लेफ्ट में लेके आते हैं। तो ये वाली इक्वेशन तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, 2x + 3y इज इक्वल टू 7। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ये -qy को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये होगा 2px + py y, और ये -qy इधर आएगा तो +qy इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, 2px प्लस y कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, p + q। तो y का कोएफिशिएंट क्या बनेगा यहां, p + q × y इज इक्वल टू 28। ये बनेगी मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन। y का कोएफिशिएंट यहां एक अलग अलग लिखे हुए थे तो कंबाइन करना पड़ेगा, इसलिए ये हमने इस तरीके से किया। चलो तो ये वाली तो मैं हटा देता हूं अब इसको। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड द कांस्टेंट टर्म। x के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, 2/2p। ठीक है, y के कोएफिशिएंट्स क्या है, 3 and p + q। तो 3/p + q, और कांस्टेंट टर्म्स दोनों राइट में है तो चलेगा, तो रेशियो हो जाएगा 7/28। और हम चाहते हैं ऑल दीज रेशियोज शुड बी इक्वल, ये तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए। अब देखो तीनों बराबर होने चाहिए, 7/28 क्या होता है, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4। तो तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए और ये भी इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, 2/2p यानी 1/p इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 1 4 इज इक्वल टू p × 1p। तो यहां पर p की वैल्यू कितना आ जा रही है, 4 आ जा रही है। ठीक है, जब हमने इन दो रेशियोज को इक्वेट किया, वहीं अब अगर मैं ये वाले दो रेशियोज को इक्वेट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3/p + q। p तो ऑलरेडी 4 आ गया, प्लस q, 3/p + q इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 × 4 12 इज इक्वल टू 4 + q × 1, 4 + q। तो यहां से q की वैल्यू कितना आएगी, 12 - 4 यानी कि 8 आ जाएगी। तो q की वैल्यू कितना आ जा रही है, 8 आ जा रही है। तो hence the value of p is 4 and q is equal to 8। ये आ जाता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें यहां पर? टू स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस। एक ये स्ट्रेट पाथ है और एक ये स्ट्रेट पाथ है। चेक वेदर द पाथ्स क्रॉस ईच अदर और नॉट। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। यहां पर क्या हो गया, हमें चेक करना है कि वेदर द पाथ्स, एक ये पाथ है एक दूसरा पाथ है, ये क्रॉस करेंगे या नहीं। क्रॉस करेंगे या नहीं मतलब इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। मतलब ये जो लाइंस है ना, कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। अब अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है कंडीशन? ये है। तो हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर और यहां पर -2 है, तो -1/2 आ गया a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 क्या है? b1 अपॉन b2 है y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो y के कोएफिशिएंट्स यहां पर है -3 और यहां पर है +6। -3 अपॉन 6 हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अगर मैं चाहता कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन यहां पर क्या है? -1/2 एंड -1/2, ये तो क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल है। इस केस में ये दोनों इक्वल है तो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स देयरफॉर द पाथ्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। द पाथ्स डोंट क्रॉस ईच अदर। ये हमारा कंडीशन बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सिंस a1 a2 b1 b2 के बराबर है तो यहां पर यूनिक सोल्यूशन वाला कंडीशन नहीं बनेगा, और यूनिक सोल्यूशन वाला कंडीशन नहीं बनेगा तो फिर पाथ्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन, राइट अ पेयर of linear equations which has a unique solution x is equal to -1 and y is equal to 3. How many such pairs can you write? ठीक है, तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन हो जाता है। आपको x और y की वैल्यूज तो ऑलरेडी पता ही है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो x और y का। जैसे कि मैं बोलता हूं x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट? इक्वेशन चाहिए तो x -3 है और y 3 है, तो -1 + 3 कितना होगा? +2। तो ये एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल है। एक और इक्वेशन बना सकते हो क्या? x को डबल करके बना दो, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, तो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा -2 प्लस y यानी कि 3। -2 + 3 कितना हो जाएगा? +1। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई मेरी। ऐसा सोचो कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी? इनफाइनाइट इक्वेशंस बनेंगी। तो मैं x का कोएफिशिएंट 3, 4, 5, 6 कुछ और भी ले सकते हो। अच्छा, माइनस भी कर सकते हो, x माइनस वाई, तो -1 -3 हो जाएगा -4। ये एक और बन गई। y के कोएफिशिएंट को भी डबल कर सकते हो, यहां पर x + 2y बना दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? -1 + ट्वाइस ऑफ 3 6, 6 - 1 हो जाएगा 5। ये फोर्थ बन गई। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस बना लोगे आप? आप बना सकते हो इनफाइनाइट इक्वेशंस यहां पर। तो ये तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन पता हो तो इक्वेशन बनाना तो बहुत इजी काम है। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ है इफ 2x + y is 23 and 4x - y is 19, find the values of 5y - 2x and y upon x - 2। ठीक है, एक्चुअली करना क्या है यहां पर? सिंपली सॉल्व करना है ये दो इक्वेशंस को। वहां से जो x और y की वैल्यूज आएंगी उनको यहां पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो देखते हैं। 2x + y is equal to 23, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी है 4x - y is equal to 19, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, किसी भी तरीके से आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। मुझे यहां +y और यहां -y दिख रहा है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देता हूं। ऐड करेंगे तो 2x + 4x हो जाएगा 6x, + y - y 0 हो गया, इज इक्वल टू 23 + 19 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42/6 यानी कि 7 आ गई। तो x की तो वैल्यू मेरे पास आ गई 7। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 7 × 2 14, फर्स्ट इक्वेशन से 14 प्लस y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। 14 को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, y 9 आ गया। अब हमें निकालना है
इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 5 टाइम्स ऑफ वाई, वाई कितना है 9, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स कितना है 7, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 14, ये आ जाएगा 31। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 31। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है, y अपॉन एक्स, तो y है 9 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 7, तो 9 अपॉन 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 9 माइनस 14 अपॉन 7 विच इज माइनस 5 बाय 7। तो ये दो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। सिंपल से क्वेश्चन था, ऐसा ज्यादा कुछ मुश्किल तो था नहीं ये। इनफैक्ट ये तो चैप्टर हाँ सिंपल इक्वेशंस ही हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8, चलो थोड़ा सा इसमें ये फिगर आ गया, ज्योमेट्री का यूज होगा। कैसे ज्योमेट्री का यूज होगा, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, अब इस रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई हैं, चारों साइड्स दी हुई हैं। हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होती है ना वो बराबर होती है, यानी कि x प्लस 3y जो है वो 13 के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है x प्लस 3y इज 13। दो वेरिएबल हैं x और y, अगर मुझे x और y की वैल्यूज चाहिए तो मुझे दो इक्वेशंस भी चाहिए होंगी। तो पहली इक्वेशन तो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और दूसरा मुझे पता है ये साइड इसके बराबर होगा, तो दूसरी इक्वेशन आ गई क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको आप या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं, y की वैल्यू क्या आएगी यहां से 7 माइनस 3x आ जाएगी, 3x को ले जाएगा, y की वैल्यू 7 माइनस 3x आएगी, और इस इक्वेशन में y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या, 7 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, 3 into 7 is 21, 3 into minus 3 is minus 9x which is equal to 13, minus 9x plus x होगा minus 8 राइट में जाएगा प्लस 8 बन जाएगा, 21 minus 13, 21 minus 13 हो जाएगा 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, x 1 आ गया। अब x अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से या फिर यहां से कहीं से भी ले लो, इस इक्वेशन से ले लो, 3 into 1 is 3 plus y is equal to 7, तो y की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास। ओके, तो यहां से हमारे पास आता है x is equal to 1 एंड y की वैल्यू है 4। निकालना क्या था हमें, यहां पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। Solve the following pair of equations, x plus y is equal to 3.3, 0.6 upon 3x minus 2y is minus 1। अब इसमें आपको एक चीज दी हुई है यहां पर, 3x minus 2y is not 0। ये क्यों दिया हुआ है अलग से, दो इक्वेशंस तो हो गई, सॉल्व हो जाती, ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये डिनोमिनेटर में है, और मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना हम 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर कहीं भी इक्वेशन में मान लो आपके पास 3/x आ रहा है, आपको क्वेश्चन में 3/x दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 से डिवाइड तो अलाउड नहीं होता ना, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते मैथ्स में, वो पाप हो जाता है। अभी 0 से डिवाइड करना तो घोर पाप है, अन्याय है मैथ्स में। तो ये 0 नहीं होगा, तभी ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3 दिया हुआ है, ये इक्वेशन हो गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.6 इज इक्वल टू -1 इंटू 3x इज -3x एंड -1 इंटू -2y इज +2y। तो ये जो इक्वेशन है ये मैं ऐसा लिख देता हूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.6। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है मेरे पास। ओके, इसको हटा देते हैं हम। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली सॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल इजीली सॉल्व होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, जैसे चाहो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है, राइट। तो 3x ये हो जाएगा -2x, तो बचेगा x
यह है 2y minus 2 into y is minus 2y, तो 2y minus 2y is 0 which is equal to 0.6 और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3.3 यानी माइनस 2 इंटू 3.3 माइनस 6.6, तो 0.6 माइनस 6.6 इज माइनस 6 विच इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितना आ गई है, माइनस 6 आ गई है x की वैल्यू। अब x तो आ गया, y कैसे आएगा, y सिंपल है, यहां से इस इक्वेशन से पकड़ लो, फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू 3.3, तो माइनस 6 उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3.3 प्लस 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9.3। तो ये x की वैल्यू आ गई है कितना, माइनस 6, और ये y की वैल्यू आ जाती है 9.3। ओके, ओ वेट वेट वेट, मैंने एक गड़बड़ कर दी यहां पर। क्या गड़बड़ कर दी, ये 3x माइनस 2y था और मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 2y लिख दिया यहां पर। ओ, ये माइनस नहीं लिखा है यहां पर, माइनस 3x होना चाहिए था, सॉरी। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, मैं इरेज कर देता हूं पूरा। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3, तो ये तो हो ही गया हमारा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू माइनस 1 माइनस 3x होगा, माइनस 2y इंटू माइनस 1 इज प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0.6। ये दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। एक माइनस साइन मिस आउट हो गया था वहां पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। तो अब मैं काम करता हूं, x को एलिमिनेट करता हूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y प्लस 2y 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 3.3 हो जाएगा 9.9 प्लस ये हो जाएगा 0.6, तो 9.9 प्लस 0.6 इज 10.5 विच इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2.1 आ जाएगी, y comes out to be 2.1। पहले अलग आ रहा था क्योंकि हमारा वो साइन का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब आता है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर x प्लस y की जगह रख दो 2.1 इज इक्वल टू 3.3, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 1.2, तो x comes out to be 1.2 यहां पर, और ये हो गया हमारा सही आंसर। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, पहला क्या था x प्लस वाई, तो 1.2 प्लस 2.1 होगा 3.3, बिल्कुल सही है। और इसको वेरीफाई करते हैं 0.6 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, तो 2 टाइम्स ऑफ y, y कितना हो जाएगा, ये y 4.2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0.6 अपॉन ये हो गया 3.6 माइनस 4.2 इज माइनस 0.6, 3.6 माइनस 4.2 माइनस 0.6, 0.6 अपॉन माइनस 0.6 इज माइनस 1, जो कि माइनस 1 ही है, बिल्कुल सही। अब सही आया, आंसर आया है, एक ये है 2.1 और ये है 1.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी हाँ, अच्छा क्वेश्चन 9 के ही मल्टीपल पार्ट्स है, वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पर आते हैं अब। चलो सेकंड पार्ट में क्या है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज 5x अपॉन 6 माइनस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 4। अब अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप डायरेक्टली यहां पर x का कोएफिशिएंट इक्वल कैसे तो भी कर लोगे। जैसे ये x बाय 3 दिख रहा है तो मैं 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 बाय 6 बन जाएगा, जो कि यहाँ 5 बाय 6 है। बट अगर वो नहीं कर सकते तो बेस्ट और स्टैंडर्ड तरीका क्या है, पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो। कैसे, ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, यहां डिनोमिनेटर 3 और 4 दिख रहा है, तो एक काम करो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करो तो x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 4, 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 12 इंटू वाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो ये जाएगा 3 से 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एक्स, 12 जाएगा 4 से 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 4 48। तो पहली इक्वेशन जो है मेरे पास क्या बनती है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। अब दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x अपॉन 6 माइनस y बाय 8, सॉरी
तो इसको मैं 6 और 8 का एलसीएम यानी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तीनों टर्म 24 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 24 इंटू 5x बाय 6 माइनस 24 इंटू वाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 इंटू 4। 24 जाएगा 6 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20x आएगा, 24 जाएगा 8 से 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वाई माइनस है, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 24 इंटू 4 हो जाएगा 96। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बन रही है, 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। ओके, अब इन दोनों को मुझे ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, इन दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आपको दिख रहा है कि यहां पर y का कोएफिशिएंट दोनों में वैल्यू तो सेम है, बस क्या है, साइन अलग है। तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। अब सिंपली इन दोनों को ऐड करोगे तो 4x प्लस 20x हो जाएगा 24x, 3y माइनस 3y 0, 48 प्लस 96 ये हो जाएगा 144। तो x की वैल्यू आ जाएगी 144 अपॉन 24। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। एक एक करके कैंसिल आउट करोगे, पहले 2 से, फिर एक बार 3 से भी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6, एक तो ये आ ही गया। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, पहली इक्वेशन में x की जगह 6 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 6 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। तो 3y यहां से कितना आ जाएगा, 48 में से 24 माइनस होगा 24, 3 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू 24/3 यानी कि 8 आ जाएगी। तो y कम्स आउट टू बी 8, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो y की वैल्यू 8 आ गई यहां से। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट पर आते हैं। कितने पार्ट्स है टोटल, 5 पार्ट्स है इसमें। 6 7, वाओ, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली ये है इक्वेशंस, 4x प्लस 6 अपॉन y इज 15 एंड 6x माइनस 8 अपॉन y इज 14। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से यहां लिख लेता हूं। 4x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 15 एंड 6x माइनस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप चाहो तो 1 अपॉन y की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसको a से या किसी और वेरिएबल से, बट मैं वो नहीं कर रहा। मैं यहां पर सीधा x को एलिमिनेट करता हूं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम हो जाता है 12, तो 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कर देते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, तो माइनस 12x प्लस 12x 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 8 तो ये हो जाएगा 16 अपॉन y, 3 इंटू 6 अपॉन y ये हो जाएगा 18 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 14 हो जाएगा माइनस 28, 3 इंटू 15 हो जाएगा प्लस 45। ठीक है, तो माइनस 28 प्लस 45 ये आएगा प्लस 17, 16 प्लस 18 हो जाएगा 34 अपॉन y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 34 अपॉन 17 इज इक्वल टू y, 34/17 होता है 2। तो यहां से हमारे पास देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ जा रही है। y की वैल्यू आ रही है 2, और अब y की वैल्यू 2 आप क्या करो, इस वाली में या इस वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं। तो 4x प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। 6/2 होता है 3 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 15 माइनस 3 12, 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस पार्ट का। ठीक है, देख लो अच्छे से। आप चाहते तो 1 अपॉन y की वैल्यू को a सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे, बट वहां पे अननेसेसरली एक आध स्टेप बढ़ जाता, जो कि एक्चुअली करने की जरूरत नहीं भी थी। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। चलो, तो यहां हमें फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन y इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगेन x एंड y नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो मैं अब यहां पर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं, एक सब्स्टिट्यूशन करके भी बता देता हूं। तो 1 अपॉन x को हम मान लेते हैं a, 1 अपॉन y को हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 2 को अलग रखो, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x है, तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि 1 अपॉन x को a मान लिया, माइनस ये क्या है b इज इक्वल टू -1, पहली चीज। और ये है 1 अपॉन x तो होगा a प्लस
1/2 इंटू 1/y है, 1/y b है, तो ये हो जाएगा b/2, 1/2 इंटू b यानी b/2 विच इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? यहां a दिख रहा है, यहां 1/2a दिख रहा है, तो पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और पहली इक्वेशन ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा -2 इंटू a/2 इज -a, तो a माइनस a कैंसिल्स आउट, ये है b/2, तो -2 इंटू -b हो जाएगा +3b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8, -2 इंटू -1 इज +3, तो ये हो गया हमारे पास 11, ठीक है। 8 + 3 हो जाएगा 11, सही किया ना? ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 6, 6 + 1b इज 7b/2 इज इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और b था क्या? b था 1/y। तो यहां से हमें समझ में आता है, रेसिप्रोकल कर दें, 1/y 22/7 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/22, राइट? ओके, सॉरी, एक यहां पर गलती कर दी मैंने लिखने में, -2 इंटू -b +2b होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वो, तो ये +2b आएगा, ठीक है। तो एंड ये हो जाएगा +2, -2 इंटू -1 इज +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 2 इंटू 2 इज 4b + b 5b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? 10 से 5 जाएगा कितना? 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, और b क्या था? b था 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल कर दे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो y कम्स आउट टू बी 1/4, और y 1/4 आ गया। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। कैसे निकलेगी x की वैल्यू? सिंपल है, y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 1/4 पुट कर देंगे। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास आएगा 1/2x माइनस 1/y। अब y 1/4 है, तो 1/y हो जाएगा 4, तो -4 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो 1/2x की वैल्यू आ जाएगी, -4 इधर जाएगा, +4 -1 यानी कि +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर आएगा, 1/6, और ये x उधर चला जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई 1/6, तो x 1/6 आ रहा है, और y की वैल्यू आ रही है 1/4 इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हाँ, ये अच्छा है। अब यहां पर अगर आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने जाओगे नॉर्मल तरीके से, तो होगा क्या? बहुत बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स आएंगे, 43, 67, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें 67 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 43 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए। तो इसको आप ऐसे नहीं करोगे, इसको आप ऐसे नहीं करोगे। देखो, मैं इक्वेशंस को फिर से लिखता हूं। मेरे पास इक्वेशंस हैं 43x + 67y इज इक्वल टू -24, और ये हो जाएगा 67x + 43y इज इक्वल टू 24। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। दो तरीके क्या? अभी तो एक अच्छी चीज यहां पर है कि जो -24 है वही +24 यहां पर भी है, बस साइन अलग है। तो एक तरीका ये है कि आप इन दो इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दो। हमेशा हमेशा कब? जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो सॉल्व करने के लिए। यहां x का 43 है, तो यहां y का 43, यहां y का 67 है, तो यहां x का 67 है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। उससे फायदा एक तो ये भी हो जाएगा कि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 43 + 67 110x हो जाएगा, ठीक है। 67y + 43 ये भी क्या हो जाएगा? 110y हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? 110 से डिवाइड कर दे तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहां से समझ में आता है x की वैल्यू क्या है? -y है। तो एक ये एडिशनल हमें रिलेशन मिल गया x और y में, विच अब थोड़ी सी हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है? -y है, तो यहां पर सिंपली x की जगह -y पुट कर दो, तो 43 × -y + 67y इज इक्वल टू -24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -43y है और ये +67 है, तो 67 - 43 हो जाएगा
24y इज इक्वल टू -24, 24 से 24 कैंसिल्स आउट, y की वैल्यू आ जाएगी -1। देखा कितना आसान हो गया, y -1 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ y विच इज -1। सॉरी -1 क्यों लिखा मैंने पता नहीं, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ -1 यानी कि +1। तो x की वैल्यू कितना आ रही है, +1 आ जाएगी यहां पर x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5th पार्ट में यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट पे। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज a प्लस b, x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर आप सोचोगे पहले मैं यहां पर a इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दूं कि डिनोमिनेटर हट जाए, वो कर सकते हो। तो यहां पर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लंबा तरीका हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा। बेटर तरीका क्या है, लेट मी राइट दीज इक्वेशंस एक बार फिर से। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b, x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे x का या y का किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करना है। सिर्फ बराबर करना होता है, किसके बराबर है वो आपकी मर्जी है। तो एक काम करते हैं ना, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो a से a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, x बाय a बचेगा, यहां पर भी x बाय a है। तो ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी x बाय a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। ये वाली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, x अपॉन a स्क्वायर इंटू a, x अपॉन a बचेगा, प्लस y अपॉन b स्क्वायर इंटू a। तो a इंटू y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू a इधर मल्टीप्लाई होगा 2a बन जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। क्या है x का कोएफिशिएंट, 1 अपॉन a है। तो अब सिंपली किसी में से भी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नीचे में से मैं ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, x अपॉन a माइनस x अपॉन a कैंसिल्स आउट, ये हो गया a y अपॉन b स्क्वायर माइनस y बाय b इज इक्वल टू 2a माइनस a प्लस b, 2a माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b। y कॉमन लेता हूं मैं यहां पर, तो ये मेरे पास a अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b बचा इज इक्वल टू 2a माइनस a इज a और माइनस b, a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर y इंटू बी स्क्वायर और b, इसका एलसीएम हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर तो एज इट इज a आ जाएगा, माइनस में इसको b स्क्वायर बनाने के लिए b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी b मल्टीप्लाई होगा, a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो a माइनस b है ही। अब a माइनस b कैंसिल्स आउट, b स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर आ जाती है। देखो कितना सिंपल हो गया, y की वैल्यू b स्क्वायर आ गई। अब y आ गया b स्क्वायर, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल है, इस इक्वेशन में अपॉन b स्क्वायर दिख रहा है ना, तो b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो यहां पर a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर इज 1, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे पास x और y की वैल्यूज। देखो आप यहां पर x इज a स्क्वायर एंड y इज b स्क्वायर, आप पुट करोगे x a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं पर भी x और y को, तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो, तो 2xy अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 3/2 एंड x इंटू y अपॉन 2x माइनस y इज इक्वल टू 3/10। चलो, x और y जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो खैर ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हमें यहां पर क्या है, पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3x
प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं x और x इंटू वाई जो है ना, ये इस टर्म से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y अपॉन x इंटू वाई। तो ये क्या बनेगा, 4 इज इक्वल टू 3x अपॉन x इंटू वाई, स्प्लिट कर दिया, प्लस 3y अपॉन x इंटू वाई। तो यहां से x कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 3 अपॉन वाई। तो ये बनेगा 3 अपॉन वाई, यहां पर y कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 3 अपॉन x। सो 3 अपॉन x इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू -3 इंटू दिस थिंग, तो -6x प्लस 3y। ठीक है, फिर से एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे अगर, तो 3y अपॉन एक्स वाई में बचेगा 3 अपॉन एक्स, माइनस 6x अपॉन एक्स वाई में बचेगा -6 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहां बचेगा सिर्फ 10। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, 1 अपॉन एक्स को a और 1 अपॉन वाई को b मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 3 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स 0 हो जाएगा, 3 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन वाई, तो वो 9 अपॉन वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन -6, यानी कि -3/2। y की वैल्यू -3/2 आ जा रही है। ठीक है, y आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, यहां पर पुट कर देते हैं हम, 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई विच इज -3/2 इज इक्वल टू 4। सो 3 कैंसिल्स आउट, ये 2 ऊपर जाएगा, -2 बन जाएगा, माइनस था ना, तो 3 अपॉन एक्स -2 इज इक्वल टू 4। तो 3 अपॉन एक्स की वैल्यू, ये -2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1/2 और y की वैल्यू आ रही है -3/2। देखो इसको समझो अच्छे से। चल, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या है यहां पर, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक बार x और y निकल जाएगा तो x और y की वैल्यूज यहां पुट करके हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई यहां पर। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर 10 और 5 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 10। तो मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू एक्स बाय 10 हो जाएगा x, प्लस 10 इंटू वाई बाय 5 हो जाएगा 2y, 10 इंटू -1 होगा -10 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब यहां पर 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो हर टर्म को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24 इंटू एक्स बाई 8 होगा 3x, प्लस 24 इंटू वाई बाय 6, 24/6 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, अब देखो ये लेफ्ट में था ना -10, तो इसको भी मैं लेफ्ट में लेके आता हूं, -15 कंसिडर करता हूं। तो 24 इंटू -15, तो ये हो जाएगा -24 टाइम्स ऑफ 15। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूं, y के कोएफिशिएंट को बराबर करता हूं। कैसे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली ये करेंगे। सो 3x माइनस 2x बचेगा x, 4y माइनस 4y ये हो जाएगा 0। अब देखो ये है -24 इंटू 15 और माइनस इंटू -10 हो जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा राइट साइड में ले जाओ तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 15 पॉजिटिव बन जाएगा जो कि है 360 और ये जाएगा -20 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 340। x की वैल्यू आएगी आपके पास 340। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है बट कोई बात नहीं, जो है सो है। ठीक है, अब x 340 आ गया तो y कैसे निकलेगा, सिंपल है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 340 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 340 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 340 माइनस 10 इज 330, 330 राइट साइड में जाएगा -330 बन जाएगा
और ये है लेफ्ट में 2y, y से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितना आएगी -330/2, तो ये कितना हो जाएगा -165, y की वैल्यू यहां से आ जाती है हमारे पास -165। ओके, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, करना क्या है, हमें एक्चुअली निकालना था लैम्डा की वैल्यू। तो ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y, तो y विच इज -165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x कितना है 340 और क्या है +5 हो जाएगा, ठीक है, +5 इधर आएगा -5, -165 -5 हो जाएगा -170 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 340 से डिवाइड कर दो, -70/340 इज इक्वल टू लैम्डा, और मुझे पता है 340 2 टाइम्स ऑफ 170 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आती है -1/2 आ जाएगी यहां पर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज -1/2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही हैं, बट उससे घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर हमें करना क्या है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होते हैं, कंसिस्टेंट तब होते हैं जब कम से कम हमारा एक सॉल्यूशन तो आए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। चलो तो भाई वो तो वैसे हम कंडीशन चेक करके कर लेते, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ग्राफिकली करो, तो यहां पर मैं बोलता हूं ये सारे टर्म्स राइट में लेके जाता हूं 3x और 4 को, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3x -4, एक मिनट को मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं, तो 3x और 4 को राइट में लेके जाते हैं तो y की वैल्यू आएगी -3x -4, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मुझे इसको प्लॉट करना है तो एटलीस्ट 2 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, लाइन तो बनेगी लेकिन लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए होता है, तो एक बार मैं x की वैल्यू को 0 ले लूंगा और एक बार x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। x 0 होगा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और x 1 लेंगे तो -3 × 1 -3 -4 ये आ जाएगा -7। तो ये पहली इक्वेशन से 2 सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में अगेन ये दोनों टर्म्स को राइट में लेके जाता हूं मैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं 6x और 4 को, और रुक जाओ इनको नहीं, सिर्फ 2y को राइट में लेके जाते हैं, सिर्फ 2y को राइट में ले जाते हैं, सिर्फ वही नेगेटिव है, तो हमारे पास आएगा 6x + 4 इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, 3x + 2 इज इक्वल टू y। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो मुझे अगेन x और y के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, तो एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार 1 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 + 2 5 आ जाएगी, ठीक है। चलो अब प्लॉट करते हैं। पहली जो लाइन है या पहली इक्वेशन है उसपे एक पॉइंट है 0, -4, x 0 है तो y की वैल्यू -4, ये वाला पॉइंट आ गया, और x 1 है तो y -7, हाँ x 1 है तो y की वैल्यू -7, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट है सेकंड जो इक्वेशन है, उसमें एक पॉइंट है 0, 2, तो x 0 है तो y 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और x 1 है तो y 5, x 1 है तो y 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक मिनट, x 0 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, हाँ राइट, वो मैंने -2 कर दिया ना, y2 तो इधर जाना चाहिए, x 0 पे y की वैल्यू +2 होगी ना, हाँ ठीक है, ये होगा x 0 पे y की वैल्यू +2, ये वाला पॉइंट है, वो गलती से मैंने -2 कर दिया उधर, तो x 0 पे y की वैल्यू +2 है और x 1 पे y की वैल्यू 5 है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली हमें लाइन मिलेगी, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है -1, और सॉरी x की वैल्यू ये है -1 और y की वैल्यू भी क्या है -1 है। आप देखो अच्छे से, इस पॉइंट पर x है -1 यहां पर, और y भी क्या है -1 है, तो सॉल्यूशन जो है वो क्या आ रहा है
x माइनस वन एंड y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है इन दोनों पर्टिकुलर इक्वेशंस का। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे सेकेंड पार्ट इसका 11th क्वेश्चन का। x माइनस 2y is 6 and 3x माइनस 6y is 0। अगेन वही है, ग्राफिकली सॉल्व करना है तो मैं काम करता हूं x की वैल्यू 2y को उधर ले जाता हूं, तो x हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू y। इसको इसका ग्राफ बनाना है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन पर। ठीक है, x को y के टर्म्स में लिखा है तो y एक बार 0 ले लूंगा, एक बार -1 ले लूंगा। y 0 होगा तो x की वैल्यू 6 होगी, और y -1 है तो 6 - 2 x हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x माइनस 6y is 2, 6y उधर ले जाते हैं, 3x इज इक्वल टू 6y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y। ये दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इसके 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, क्या होंगे x एंड y। y एक बार 0 लेंगे, y 0 लेंगे तो x 0 आ जाएगा, और y 1 रखेंगे एक बार तो x आ जाएगा 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब लाइंस बनाते हैं इन दोनों इक्वेशंस की। तो इसका एक पॉइंट है x6 एंड y0। x6 पे y0 ये वाला पॉइंट होगा, और x4 पे y -1 है तो x4 पे y -1 ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी। फाइन, फिर उसके बाद ये वाला 2 पॉइंट्स देखते हैं। x0 पे y0 मतलब ये पॉइंट होगा, और x2 पे y1, x2 पे y1 ये वाला पॉइंट होगा। अब इन दोनों से ज्वाइन होती हुई लाइन आप बनाओगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? दे आर पैरेलल लाइंस। तो सिंस दे आर पैरेलल लाइंस, इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। a1 अपॉन a2 कितना है? 1/3। b1 अपॉन b2 -2 by -6 इज ऑल्सो 1/3। c1 अपॉन c2 क्या है? 6 अपॉन 0। अब वो इसकी वैल्यू क्या होगी वो छोड़ो, लेकिन ये इसके बराबर है, बट ये डेफिनेटली इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन होती है ना, a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसीलिए हमारे पास यहां पर नो सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो मैं डायरेक्टली x और y की दो वैल्यूज फिगर आउट कर लेता हूं यहां पर, ताकि इसकी हम इक्वेशन लाइन बना पाए। अब देखो, x अगर 0 होगा तो y 3 हो जाएगा, और जब y 0 होगा तो x 3 हो जाएगा। सिंपल है, राइट? तो ये हो गया हमारे पास दो वैल्यूज पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 3y इज 9। तो मुझे 3 का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब 3 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, तो इसको मैं पहले 3 से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को। तो 3x/3 इज x प्लस 3y/3 इज y इज इक्वल टू 9/3 इज 3। अब तो मैं दिख रहा है ये भी x प्लस वाई 3 था और ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो दोनों लाइंस हैं, ये कैसी हो गई? सेम लाइन हो गई। सेम लाइन हो गई तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसके भी जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो यही आएंगे, 0,3 एंड 3,0। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, 0,3 एक पॉइंट तो ये हो गया कि x3 है और y0, और एक पॉइंट ये हो गया x0 है तो y3। तो एक पहली लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन भी क्या होगी? यही हो जाएगी। दिख रहा है आपको? ऑरेंज लाइन भी यही है और वो ब्लूइश लाइन भी यही है। तो ओवरलैपिंग लाइंस हो गई। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस हैं यहां पर? यहां पर आपके पास आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग लाइंस। और वो आप कंडीशन से भी फिगर आउट कर सकते हो। जो हमारे पास a1 a2 b1 b2 वाली कंडीशन है, x का कोएफिशिएंट 1 और यहां पर 3 है, तो a1 अपॉन a2 इज 1/3, b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो 1/3 एंड c1 अपॉन c2 3/9 इज ऑल्सो 1/3। तीनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो आने ही थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है यहां पर? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इन दोनों का। राइट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस
एंड दी y एक्सिस, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो होगा ही, इन दोनों का y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो 3 वर्टाइसेस मिल जाएंगे हमें एक ट्राइंगल के, और हमें उस एरिया का, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका अगर मुझे लाइन बनाना है तो 2 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे इसी लाइन पर या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो 2 पॉइंट्स के लिए एक बार x0 एक बार y0 ले लेते हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं। x0 अगर हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अगर y0 हो गया, y0 होगा तो 2x इक्वल्स टू 4 आएगा, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। ठीक, तो यहां पर एक पॉइंट है x0, y4 ये वाला पॉइंट, और एक है x2 एंड y0 ये पॉइंट। तो भाई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन आप बनाओगे तो वो ये वाली लाइन बन जाएगी। यहां पर पहले ये वाली आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप ये वाली अगर आप लाइन बनाओगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, क्या होंगे, x y, एक बार x0 एक बार y0 लेते हैं। x0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4 आ जाएगी, और y0 अगर हम लेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x0 y4 है तो x0 पे y -4 ये पॉइंट आएगा, और x2 पे y0 है तो x2 पे y0 यही पॉइंट आ जाएगा। तो इन 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे तो ये वाली लाइन बनेगी। तो ये वाली लाइन किसकी बन रही है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की, और ये वाली जो लाइन है वो बन रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूं पूरा डेटा। तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑल दीज लाइंस, एटलीस्ट दीज 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, x2 है और y0 है। ठीक है, और क्या निकालना था मुझे, देयर इंटरसेक्शन विद दी x एक्सिस, ये भी तो निकालना था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, x तो 0 है, y की वैल्यू 4 है, और ये पॉइंट क्या दिख रहा है, यहां पर अगेन x 0 है, y की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट तो 2, 0 हो गया, x2 y0, फिर ये पॉइंट क्या है, x 0 है और y 4 है, उल्टा लिख दिया है ये होना चाहिए 0, +4, और ये वाला पॉइंट है 0, -4। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है, क्या ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया भी तो बताना है, राइट। तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया बहुत सिंपल है। एरिया कैसे निकलेगा, यहां पर इसकी हाइट आप कंसिडर करो और इसको बेस मान लो। ये अगर आप बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो एरिया जो है कैसे आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो बेस है इसकी लेंथ कितना हो गई, देखो +4 से -4, ये 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स, तो 4 + 4 8 यूनिट्स, तो बेस हो गया, इंटू हाइट क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, 2 तक जा रहा है ना, तो हाइट हो जाएगी इसकी 2, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 8 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल्स आउट, एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया यहां पर आएगा आपके पास 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या करना है हमें यहां पर, write an equation of a line passing through the point representing the solution of pair of linear equations this and this. How many such lines can be found? ठीक है, इफेक्टिवली तो मुझे ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लाइन बनाना तो फिर भी इजी है। 2 इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहां ज्यादा आसान क्या रहेगा, सिंपली आप ऐड कर दो इन दोनों को, यानी एलिमिनेट कर दो y को। ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल टू 2 + 1 हो गया 3, तो x की वैल्यू कितना आ गई 1, x1 आ गया, पहली इक्वेशन में x1 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, सिंपल है। ठीक है, x1 और y1 आ गया, बट क्वेश्चन सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, क्वेश्चन बोलता है इस पॉइंट से, क्या पॉइंट है 1, 1,
1,1 इस पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइंस आप फिगर आउट कर सकते हो, मतलब कितनी इक्वेशन ऐसी बन सकती हैं जिनका ये सोल्यूशन होगा 1,1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ये तो बहुत इजी है। अब आप या तो x प्लस वाई कर दो, x और y दोनों 1 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक तो ये हमें दी हुई थी, या फिर ये भी तो कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ x को डबल करके y में ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 2 प्लस 1 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी तो एक इक्वेशन बन गई। इफेक्टिवली है तो ये लाइन ही, इस लाइन पे एक पॉइंट 1,1 आएगा ही, या फिर आप y को डबल कर दो तो x प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई इज 2, 2 प्लस 1 ये भी 3 हो गया, ये भी एक इक्वेशन है, मतलब ये भी एक लाइन है, तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आप बोलो ये हो गई वो वाली इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1,1। ऐसी कितनी हम इक्वेशंस की लाइंस बना सकते हैं, ऐसी हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। वी कैन मेक इनफाइनाइट सच लाइंस, ठीक है। चलो ये हो गया 13th क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन पर। क्या है यहां पर, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इज 4। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल का, उसका एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f a देन f ऑफ a इज 0। तो यहां बोला हुआ है x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो a क्या हो गया यहां पर, x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं x माइनस समथिंग, तो वो माइनस समथिंग क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक है। तो f ऑफ a, मतलब एक्चुअली ये a अलग है और ये a अलग है, आप इसको सोचो तो इसको एक काम करो, कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप ऐसा समझ लो x माइनस कुछ भी ले लो p, x माइनस p इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ये होना चाहिए fx का फैक्टर। अगर x माइनस p fx का फैक्टर है देन f ऑफ p इज इक्वल टू 0, a की जगह मैंने वो p रख दिया है। अगर x माइनस p fx का फैक्टर है तो f ऑफ p की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां पर जो p की वैल्यू है वो कितना है, -1, तो x माइनस ऑफ -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब हम पुट कर देते हैं p की जगह -1, तो f ऑफ -1 शुड बी 0। यहां पर अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा ना, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो पुट कर देते हैं x की जगह -1, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब प्लस a इंटू x की जगह -1 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू x की जगह -1 प्लस 1, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, -1 का क्यूब होगा -1 इंटू 2 इज -2, -1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू a इज a, ये हो जाएगा 2b इंटू -1 -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, a माइनस 2b, -2 प्लस 1 इज -1, राइट में जाएगा +1 बन जाएगा, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, ये आ जाता है। अब सिंपल सा है, आपको एक इक्वेशन तो दी ही हुई थी 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, और एक आपने निकाल ली कि a माइनस 2b इज इक्वल टू +1। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सिंपली सॉल्व करनी है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं करूंगा क्या, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो -2a प्लस 2a 0 हो जाएगा, -2 इंटू -2b 4b, और ये -3b आएगा इज इक्वल टू, राइट साइड में -2 इंटू 1 इज -2, तो ये +4 हो जाएगा, तो 4b माइनस 3b इज b इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई है। b 2 आ गया तो a कैसे निकलेगा, सिंपल है, ये वाली इक्वेशन में आप b की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 इज 4, -4 इधर जाएगा, +4 बन जाएगा, तो 1 + 4 a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 5, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 यहां पर, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है ये तो। The angles of a triangle are x, y and 40. The difference between the two angles x and y is 30. Find x and y. तो चलो 3 एंगल्स ट्राइंगल के x, y और 40 है, तो हमें पता है the sum of the 3 angles of a triangle is always 180 degrees, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन मेरे पास बनती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 यानी
140 डिग्री। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि x और y में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्रीज है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपली इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने से दिख रहा है ना आपको, y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 140 प्लस 30 हो जाएगा 170। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 170/2, जो कि हो जाएगी 85 डिग्री। डिग्री लिख रहा हूं क्योंकि ये एंगल है। x आ जाएगा 85 डिग्री, तो y की वैल्यू यहां से देखो कितना आएगी, y आ जाएगा 140, x इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, माइनस x यानी माइनस 85, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 15 55 डिग्रीज। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्रीज, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी सा था, x आ गया और y भी आ ही गया, 85 एंड 55। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? तो एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चन में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम एजेस अज्यूम कर रहे हैं वो कब की एज अज्यूम कर रहे हैं। सिंस हमसे प्रेजेंट एज पूछी है तो मैं प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेता हूं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, एक तो सलीम की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम हम मान लेते हैं s years, और दूसरा उसकी डॉटर की बात कर रहे हैं तो द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज d years। ये हमने मानी है प्रेजेंट एजेस। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला 2 years ago, तो भाई 2 साल पहले, -2 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे 2 साल पीछे जाना है। तो 2 साल पहले सलीम की एज क्या रही होगी, सलीम की एज रही होगी s-2 years, और डॉटर की एज क्या रही होगी, डॉटर की एज रही होगी d-2 years। ये 2 साल पहले की एजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 साल पहले इनकी एज में क्या रिलेशन है देखते हैं। सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस मतलब क्या, 3 टाइम्स। तो जो सलीम की एज थी ना s-2, दिस वॉज 3 टाइम्स द डॉटर्स एज d-2। ये रिलेशन बनेगा सलीम और डॉटर की एज का। तो इसको सॉल्व करते हैं। s-2 इज इक्वल टू 3 इंटू d-6 हो जाएगा, तो s की वैल्यू यहां से आएगी 3d, -2 प्लस बन जाएगा, तो -6 प्लस 2 इज -4। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3d -4 आ जाएगी, पहली चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, 6 years लेटर, लेटर मतलब फ्यूचर में, आगे जाके, तो आफ्टर 6 years, तो मैं +6 years कर देता हूं। आफ्टर 6 years सलीम की एज क्या होगी, भाई आज s है तो 6 साल बाद उसकी एज में 6 ऐड हो जाएगा, और सिमिलरली डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज आज की एज में भी 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 साल बाद क्या बोला है, ही विल बी, यानी सलीम विल बी 4 years older than twice her age। थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां। सलीम विल बी, सलीम की एज क्या है s+6, दिस विल बी मतलब दिस विल बी इक्वल टू 4 years older, मतलब 4 साल बड़ा है, तो +4 करना पड़ेगा किसमें, लेकिन ट्वाइस हर एज, तो ट्वाइस ऑफ हर एज यानी ट्वाइस ऑफ d+6। सलीम वॉज 4 years older than twice the daughter's age। ये इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s+6 इज इक्वल टू 2 इंटू d प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, s की जगह 3d-4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। जब मुझे पता ही है ना sd के टर्म्स में, तो डायरेक्टली ये कर देते हैं। सो 3d-4, ये +6 एज इट इज इक्वल टू 2d, 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो 3d में से 2d इधर आके माइनस होगा, d बचेगा, इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज 2, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 16 - 2 हो जाएगा 14। तो डॉटर की एज कितना आ रही है, 14 इयर्स आ जाती है डॉटर की एज। ये कब की एज है, ये इसकी प्रेजेंट एज है डॉटर की। तो डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 14, तो सलीम की प्रेजेंट एज क्या होगी, वो यहां से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ d यानी 14 - 4, 3 टाइम्स ऑफ 14 हो जाएगा 42, 42 - 4 इज
38। तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ जाती हैं। सलीम की प्रेजेंट एज क्या है 38 इयर्स और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है 14 इयर्स है। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहां पर एक्चुअली बात की है 3 लोगों की, लेकिन आपको यहां 3 वेरिएबल अज्यूम नहीं करने हैं। देखो क्या करोगे, एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो मैं फादर की प्रेजेंट एज को f मान लेता हूं और इन बच्चों की सम ऑफ द चिल्ड्रंस एजेस s मान लेता हूं। s इंडिविजुअल एज नहीं है, बच्चों की सम ऑफ द एजेस है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो फादर इज 2 टाइम्स ऑफ s, ये पहली इक्वेशन हम मान लेते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वो बोल रहा है आफ्टर 20 इयर्स, तो 20 साल के बाद। तो लेट्स कंसिडर आफ्टर 20 इयर्स। तो अगर आज फादर की एज f है तो 20 साल के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी f प्लस 20, सिंपल सा। ठीक है, व्हाट अबाउट दी चिल्ड्रंस एज, सम ऑफ चिल्ड्रंस एजेस, ये क्या हो जाएगा। अब एक बच्चे की एज 20 साल बढ़ेगी, दूसरे की भी 20 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितना बढ़ेगा 40 इयर्स बढ़ेगा टोटल, ना कि सिर्फ 20। तो ये हो जाएगा s प्लस 40, सम ऑफ दी एजेस 40 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब 20 साल के बाद क्या बोल रहा है, his age will be equal to sum of the ages of his children, यानी जो f plus 20 है this will be equal to s plus 40। अब सिंपल है, f की वैल्यू क्या करो यहां पर 2s सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 20 इज इक्वल टू s प्लस 40। 2s में से s सब्ट्रैक्ट होगा, s बचेगा, 20 उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 40 माइनस 20 हो जाएगा 20। तो s की वैल्यू कितना आ गई 20 आ गई, s 20 आ गया तो f कितना आएगा यहां से ट्वाइस ऑफ 20 यानी कि 40। तो सन्स की एज के जो चिल्ड्रन है, सन है पता नहीं है, चिल्ड्रन जो है उनकी कंबाइंड एज आज है 20 साल और आज जो फादर की एज है वो 40 साल। तो व्हाट इज द एज ऑफ द फादर टुडे, द एज ऑफ फादर टुडे इज 40 इयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर हमें दिया हुआ है two numbers are in the ratio of 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. तो numbers हम मान लेते हैं a और b है, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब अगर दो नंबर्स का रेशियो 5:6 है तो हमें पता है, हम मान सकते हैं कि पहला नंबर होगा 5 इंटू सम फैक्टर x और दूसरा नंबर होगा 6 इंटू द सेम फैक्टर x। कुछ फैक्टर एलिमिनेट हुआ होगा वो x मान लिया जाता है, तो a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 6x। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे ये बोला है if 8 is subtracted from each of the numbers, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 8 और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 8। ठीक है, अब ये जो नया रेशियो आएगा ना नए नंबर्स का, वो कितना है 4:5 है, 4/5। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 5 इंटू 5x 25x माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 6x 24x माइनस 8 इंटू 4 इज माइनस 32। तो 24 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 25 माइनस 24x बचेगा, 40 उधर जाएगा, प्लस 40 माइनस 32 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन बस क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन में तो हमें नंबर्स निकालने थे। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5 इंटू 8 यानी कि 40 और यहां हो जाएगा 6 इंटू 8 यानी कि 48. So the numbers are here 40 and 48, right? क्या दिया हुआ है यहां पर? Okay. There are some students in the two examination halls A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. Okay. चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए हम मान लेते हैं इज ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी हम मान लेते हैं बी। ठीक है, ये तो हम इनिशियली मान लेते हैं। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, अगर मुझे दोनों हॉल में स्टूडेंट्स बराबर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में 10 लोग भेज देता हूं मैं, तो
तो A से अगर 10 लोग निकाल दिए तो बचेंगे कितने? A माइनस 10। और ये 10 लोग B में चले जाएंगे तो B में कितने लोग हो जाएंगे? B प्लस 10 हो जाएंगे। अब जब ये स्थिति बनेगी तो दोनों हॉल में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम इक्वल। तो ये हो जाएगा इक्वल। माइनस 10 उधर भेज देते हैं तो A की वैल्यू हो जाएगी B प्लस 20। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से समझ में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल B। पहली इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। A और B सॉल्व करना है ना, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम B टू A, बट इफ मतलब कि यहां से यहां 10 भेजने की जगह उल्टा यहां से यहां 20 भेज दो, तो यहां से 20 निकाल दोगे तो हॉल B में कितने लोग बचेंगे? B माइनस 20। और ये 20 लोग हॉल A में चले गए तो हॉल A में हो जाएंगे A प्लस 20। ठीक है, तो अब इतने स्टूडेंट्स हो गए हॉल A में और इतने हो गए हॉल B में। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो A में जो स्टूडेंट्स है ना, दिस इज डबल यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। A plus 20 is equal to 2 into B, 2 into minus 20 is minus 40। और अब A की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो आप? B plus 20। तो B plus 20 और ये plus 20 as it is equal to 2B minus 40 हो जाएगा। ओके, 2B में से ये B सब्ट्रैक्ट होगा, B बचेगा राइट साइड। 20 plus 20 is 40 और ये 40 ऐड हो जाएगा तो B हो गया 80। B की वैल्यू 80 आ जाएगी और B अगर 80 आ गया तो A की वैल्यू क्या होगी? 80 प्लस 20 यानी कि 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। निकालना क्या था यहां पर हमें? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टू हॉल्स। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 180। हॉल A में 100 बच्चे हैं और हॉल B में 80 स्टूडेंट्स हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है यहां पर? अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो जब आप बुक परचेज करने जा रहे हो तो कितना दें? फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days। तो पहले 2 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है। ठीक है, कितना है वो नहीं पता लेकिन फिक्स है। अगर आप 1 दिन के लिए लोगे तो भी उतना चार्ज देना पड़ेगा, 2 दिन के लिए लोगे तो भी उतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा 2 दिन से ज्यादा के लिए अगर आप लेके जाओगे तो जितने भी ज्यादा दिन के लिए लेके जाओगे उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज और देना पड़ेगा। तो यहां पर समझो कि अगर मैं मान लेता हूं कि D days के लिए मैं लेके गया, इफ आई टेक बुक इज रेंट फॉर 2 D days, इफ बुक इज रेंट फॉर D days, तो जो टोटल चार्ज है वो मैं कैसे निकालूंगा वो फिगर आउट करते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज क्या निकलेगा? तो मैं सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days, फिक्स्ड चार्ज जो है वो फर्स्ट 2 days का F रुपीज मान लेता हूं फॉर 2 days। एंड जो एडिशनल चार्ज है उसको मैं A मान लेता हूं फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। 2 दिन से ज्यादा जितने के लिए भी लेके जाओगे उसका एडिशनल चार्ज आपको A रुपीज देना पड़ेगा। तो अब जो टोटल अमाउंट आपका देना पड़ेगा, जो टोटल चार्ज लगेगा वो हम निकाल के देखें। टोटल चार्ज क्या होगा? F रुपीज तो आपको देने ही देने हैं, भले आप कितने दिन के लिए भी लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6 कितने भी दिन के लिए। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं जो D है ना वो 2 से बड़ा है, 2 दिन से ज्यादा के लिए लेके जाते हैं। अगर मैं 2 दिन से ज्यादा के लिए लेके जा रहा हूं तो ये जो F है ये तो देना ही है, तो एक्स्ट्रा डेज के लिए पर डे के हिसाब से A रुपीज और देने हैं। तो कितने एक्स्ट्रा डेज के लिए लेके गया? D में से 2 दिन हटा दो, इतने एक्स्ट्रा डेज के लिए लेके गया और हर एक्स्ट्रा डे के लिए मुझे A रुपीज देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा एडिशनल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? पहले 2 दिन का चार्ज प्लस एडिशनल डेज का चार्ज। राइट, समझ में आया? तो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज फॉर एनी नंबर ऑफ डेज जो भी मुझे क्वेश्चन में दिया हो। चलो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उससे आते हैं अब। लतिका पेड 22 रुपीज। तो लतिका ने टोटल पैसे कितने दिए? 22 रुपए।
वो कितने दिन के लेके गई थी? 6 दिन के लिए लेके गई थी। तो लतिका का जो टोटल चार्ज की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? टोटल चार्ज 22 इज फिक्स्ड चार्ज जो भी होगा प्लस, अब वो 6 दिन के लिए लेके गई तो एडिशनल कितने दिन हो गए? 4 दिन एडिशनल हो गए। तो 4 दिन के हिसाब से पर डे का उसे A रुपीस और पे करना है, तो टोटल एडिशनल चार्ज 4A हो जाएगा। तो 4A प्लस F इज इक्वल टू 22। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फॉर लतिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आनंद पे 60 रुपीज। तो आनंद के लिए इक्वेशन बना है, आनंद का जो टोटल चार्ज है वो 16 रुपए है, तो वो भी क्या होगा? F प्लस, अब आनंद कितने दिन के लिए लेके गया बुक? 4 दिन के लिए। 4 में से पहले 2 दिन के तो F देने थे, तो एडिशनल कितने बचे? 2 दिन। तो एडिशनल 2 दिन के लिए A रुपीस के हिसाब से पर डे और देना पड़ेगा, तो ये इतना और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए क्या करो? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि F एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है 22 माइनस 16 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू F माइनस F इज 0, 4A माइनस 2A इज 2A। तो यहां से A की वैल्यू कितना आ रही है? 2 आ रही है। 2 क्या है? ये A एडिशनल चार्ज है, तो A की वैल्यू 2 आ जाती है। तो अब A की वैल्यू 2 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 22 इज इक्वल टू F प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 8 यानी कि 16। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या यहां पर? 22 एंड 16 है, 6 डेज एंड केप्ट फॉर 4 डेज, तो ये हो गया 6। अच्छा, 4 इंटू 2 था ना? हाँ, तो 4 इंटू 2 तो अच्छा सॉरी, ये 3 आएगा ना, माय बैड। 6/2 3, ये 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3। 4 इंटू 3 इज 12, 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। तो फिक्स चार्ज आ जाएगा आपके पास 10 रुपीज। ये 3 होना चाहिए और वो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो A कम्स आउट टू बी 3 और F कम्स आउट टू बी 10। अब निकालना क्या है? फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। तो ये आ जाता है 3 एंड 10। सिंपल सा ये हो गया। यहां पर इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते थे, इतना इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं थी। लॉजिकली सोचो कैसे सोचना है। 6 दिन के 22 रुपए लगे, 4 दिन के लगे कितने? 16 रुपए। तो 2 दिन एक्स्ट्रा के कारण 22 की जगह 16, तो 2 दिन एक्स्ट्रा के कारण कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए? 6 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। 2 दिन के कारण 6 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, तो 1 दिन के कारण कितना लगा होगा? 3 रुपए एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो एडिशनल चार्ज कितना हो गया? 3 रुपए। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। 4 दिन के 16 रुपए लग रहे हैं, इसमें एडिशनल कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन तो फिक्स चार्ज था, 2 दिन एडिशनल हो गए। हर दिन का 3 रुपए लगता है, तो 2 एडिशनल दिन के 6 रुपए लगे होंगे। तो 16 में से 6 रुपए तो एडिशनल दिन के लगे, तो 6 हटा दो, बचे 10। क्या होंगे? वो हो जाएगा पहले 2 दिन का फिक्स्ड चार्ज। तो ऐसा लॉजिकली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन क्या है यहां पर? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 mark is awarded for each correct answer while half mark is deducted for each wrong answer। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए यू गेट +1, रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलता है -1/2। Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जो उसने किए होंगे वो C है, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो उसने किए होंगे वो है W। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किए वो कितने हैं? 90 क्वेश्चंस दिया हुआ है, राइट? नहीं, 120 क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ करेक्ट प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। ये अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है, राइट? अनअटेम्प्टेड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। तो अनअटेम्प्टेड तो है नहीं, करेक्ट प्लस रॉन्ग मिला के जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है ना वो है 120। तो ये हो गया हमारे पास 120। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? शी गॉट 90 मार्क्स। तो ये जो 90 मार्क्स है वो कैसे आए होंगे? जो करेक्ट मार्क्स, करेक्ट क्वेश्चंस के कारण मार्क्स मिले माइनस जितने रॉन्ग क्वेश्चंस हुए उस हिसाब से जो डिडक्ट होगा। हर करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो सी करेक्ट क्वेश्चंस के कितने नंबर उसे मिलेंगे? C इंटू 1। ठीक है, हर रॉन्ग का हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा, तो W रॉन्ग आंसर्स के कारण कितना डिडक्ट होंगे? W इंटू 1/2 डिडक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा
माइनस, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पहली में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। c का कोएफिशिएंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो c माइनस c 0 हो जाएगा। ये है w माइनस ऑफ माइनस दिस, तो प्लस w बाई 2 इज इक्वल टू 120 माइनस 90, ये हो जाएगा 30। तो 2w प्लस w 3w बाई 2 इज इक्वल टू 30। 33 से जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। तो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने करिए उसने? 20 रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं। तो करेक्ट कितने किए होंगे? 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसने। ये 20 है अगर, तो C कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। करेक्ट क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए कितने? 100। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? शी आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो, क्या है यहां पर? The angles of a cyclic quadrilateral ABCD are, ये एंगल A दिया हुआ है, ये एंगल B दिया हुआ है, ये एंगल C है और ये एंगल D है। Find x and y and the value of the four angles. I hope you remember cyclic quadrilateral क्या होता है? Cyclic quadrilateral बेसिकली ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो। तो जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाता हूं, वर्टेक्स ए बी सी और डी, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सारे जो वर्टाइसेस है ना क्वाड्रिलेटरल के, वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या? जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या? इनका जो सम होगा ना, सम ऑफ दीज टू एंगल्स, वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो इस हिसाब से B और D का सम 180 होना चाहिए, A और C का सम भी 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, चल, तो ये लॉजिक यूज करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट वर्टाइसेस क्या होंगे? AC और दूसरा पैर होगा BD, राइट? तो एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। पहली तो ये देखते हैं। तो A है 6x प्लस 10 डिग्रीज और C कितना है? x प्लस y डिग्रीज। ये टोटल 180 डिग्री। डिग्री डिग्री है तो मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाओगे। 6x प्लस x होगा 7x प्लस y, ये 10 उधर चला जाएगा तो 170 बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन x और y में। 7x प्लस y इज इक्वल टू 170। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होगा B एंड D। तो एंगल B और एंगल D का सम भी क्या होगा? 180 डिग्रीज होगा। एंगल B दिया हुआ है 5x और एंगल D कितना है? 3y माइनस 10। तो ये जो सम है ये 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा, 190 बन जाएगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रिटी इजीली। तो मैं y का कोएफिशिएंट एलिमिनेट करूंगा, x के कोएफिशिएंट के लिए तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। तो ये क्या बनेगा? 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 170 इंटू 3, 510। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूं। ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। ठीक है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ऊपर वाली में से। तो 21x माइनस 5x 16x आ जाएगा। 3y माइनस 3y इज 0। 510 में से 190 जाएगा, ये हो जाएगा 320। 16 से डिवाइड कर देते हैं, सो 320 डिवाइडेड बाय 16। 32 गोज बाय 16 2 टाइम्स, एक 0 भी है तो ये हो गया 20। तो x की वैल्यू कितना हो गई? 20 हो गई। x 20 हो गया तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप सिंपली इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। तो 7 इंटू 20 140 प्लस y इज इक्वल टू 170 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 170 माइनस 140 यानी कि 30। तो y की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाती है। x और y की तो ये हमारे पास वैल्यूज आ ही गई, लेकिन सिर्फ यही नहीं पूछा है, एंगल्स भी पूछे हैं। तो चलो एक एक करके चारों एंगल्स निकाल लेते हैं। एंगल ए क्या है? 6 इंटू एक्स प्लस 10। 6 इंटू एक्स इज 20 प्लस 10, तो 120 प्लस 10 ये हो जाएगा 130 डिग्रीज। एंगल बी क्या होगा?
एंगल बी दिया हुआ है 5 इंटू एक्स, तो एक्स है 20, तो 5 इंटू 20 ये हो गया 100 डिग्रीज। एंगल सी कितना है, x प्लस वाई, एक्स इज 20 एंड y इज 30, तो 20 प्लस 30 ये हो गया 50 डिग्रीज। और एंगल डी कितना हो जाएगा, 3y माइनस 10, सो 3y, y इज 30 माइनस 10, तो 90 माइनस 10 ये हो जाएगा 80 डिग्रीज। तो ये हो गया आपके पास चारों एंगल्स। आप देखोगे ना तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, 130 प्लस 50 180, 100 प्लस 80 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आपको अगर कुछ भी हेल्प हुआ हो इस पूरे वीडियो से तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच सॉल्यूशंस ऑफ एग्जाम्पलर। थैंक यू।